नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में होने वाले अगले चुनाव पर सबकी नजर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। सीटों को लेकर जनता परिवार के बीच सहमति भी बन गई है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव में आरजेडी और जेडीयू 100 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अनुमान भी लगभग इसी के आसपास लगाए जा रहे थे। हालांकि एनसीपी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है कि 3 सीटों पर उनकी बात नहीं बनेगी। फिलहाल नीतीश लालू के लिए तो अपनी सियासी जमीन बचाए रखने की ये जद्दोजहद है ये चुनाव, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। किस तरह? क्योंकि पिछले 15 महीनों में जितने भी चुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं वो एंटी कांग्रेस वेव जिसे कहते हैं उसकी बुनियाद पर हुए और वहाँ उन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए बिहार में तो ये पहला ऐसा राज्य है जो चुनाव में जा रहा है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो फिलहाल किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करती है बीजेपी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा खासकर पीएम मोदी के लिए। मेरे साथ कई मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं फिलहाल मनोज कुमार झा जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी हैं, बीजेपी से हुकुमदेव नारायण यादव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से बीजेपी के, और वरिष्ठ पत्रकार बिहार को अच्छी तरह जानने वाले उर्मिलेश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले उर्मिलेश जी मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ कि फिलहाल जो सीटों का बंटवारा हुआ है, जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, उस पर तो आपको बहुत हैरानी नहीं होगी? नहीं, ज़्यादा हैरानी मुझे नहीं हुई, क्योंकि 100 सीटें जो दोनों प्रमुख गठबंधन के सहयोगियों ने ली हैं आपस में, वो लगभग तय माना जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद में ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि वो सीटों को लेकर नहीं लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं वो बिहार की राजनीति में बहुत पहले से कह रहे थे कि साहब ऐलान तो इन्होंने कर दिया कि गठबंधन होगा, लेकिन शायद सीटों को लेकर इनके बीच में खटपट जरूर हो जाएगी और बहुत मुश्किल होगी गठबंधन को ज़मीनी आधार देना। लेकिन एक जो थोड़ी सी हैरानी हुई कि 40 सीटें कांग्रेस को, बिहार में कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि वो बहुत बड़ी ताकत, क्या मझोली ताकत भी नहीं है और बहुत उनका आधार सिकुड़ा हुआ है, सिमटा हुआ है, रिवाइवल के चांसेस भी हैं, लेकिन अभी तक तो वो ज़मीनी सच्चाई नहीं बन पाए हैं। तो 40 सीट कांग्रेस के लिए बहुत एक खुशनुमा ऑफर है और मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस बहुत खुश होगी। तो एक पार्टी का जो हासिल है वो दूसरी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। एनसीपी कह रही है कि 3 सीटें बहुत कम है। देखिए, एनसीपी बिहार में अगर देखा जाए तो उसके पास तारिक अनवर साहब उसके एकमात्र बड़े नेता हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी एनसीपी है। एनसीपी का कोई अपना राज्य स्तरीय आधार नहीं है, तो लेकिन ज़रूर हमको लगता है कि फाइनल जो प्रोसेस जो होगी स्टार्ट नॉमिनेशन से पहले कैंडिडेट तय करने की, शायद एनसीपी को कुछ सीटें और मिलें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद जी या नीतीश कुमार जी ये तीनों चाहेंगे कि उनके गठबंधन में कोई छोटी वजह के तहत कोई छोटी खटपट नहीं चाहेंगे। इस समय वो उनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख, जो राजनीतिक रूप से आक्रामक जिसको कहेंगे, उसके खिलाफ अपने गठबंधन को बहुत सहज बनाना, बहुत स्मूथ बनाना। तो मुझे लगता है एकोमोडेट हो जाएंगे, ऐसा लगता है। हुकुमदेव जी बताइए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि पहला लिटमस टेस्ट है? सिर्फ पत्रकार कह रहे हैं या बीजेपी भी ये मानती है कि वाकई बीजेपी के लिए भी ये पिछले कितने महीने, अगर जब तक चुनाव होंगे 18 महीने गुजर जाएंगे, तब तक के लिए यानी 1.5 साल तक के लिए का परफॉर्मेंस जो है उस पर भी बात होगी बिहार चुनाव में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था लोकसभा, तब 40 में से 31 सीटें आपने जीती थी, लेकिन अगर वोट शेयर हम देखें तो 46% जो वोट शेयर था वो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी को मिला था। यानी कि ये बात सीधे तौर पर यही साबित हो जाती है कि अगर ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद 31 का आंकड़ा नहीं मिलता आपको। देखिए, राजनीति में सबसे पहले मैं गांव का आदमी हूं, इसलिए एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि ये वोट प्रतिशत की बात जब लोग करने लगते हैं तो मुझको लगता है कि ये आंकड़ों के शतरंज का खेल है। जो गांव के लोग हैं, किसान, चुनाव आंकड़ा नहीं है क्या? चुनाव है, चुनाव गणित है और ये आंकड़े हैं। आंकड़े तो अपने अपने मर्जी से लोकसभा में बोलते हुए डॉक्टर लोहिया ने प्लानिंग कमीशन पर कहा था कि आंकड़े तो दुधारी तलवार है, उसको जिधर से चाहो जो सिद्ध कर लो। तो ये तो अपने सिद्ध करने के लिए बौद्धिक विलास है। जो वोट दिया गया, गणित ये है कि 31 सीट भाजपा जीती हुई है, प्रतिशत कम हो कि ज्यादा हो, लेकिन गणित के हिसाब से विपक्ष तब बिखरा हुआ था। 31 है, विपक्ष बिखरा हुआ था तब। विपक्ष बिखरे हुए थे, लेकिन एक बात अब समझिए
कि बिहार की राजनीति में को समझने में लोग ये भूल करते हैं कि बिहार की धरती पर राजनीति में जितना प्रयोग हुआ है और जितने एक दूसरे के आज के तारीख के विरोधी कभी एक साथ इकट्ठे होकर के भी शासन किए थे, सांप और नेवला एक पिंजरे में बंद होकर कभी अगर शासन किया है तो बिहार की धरती ही था, जो 1967 में जब जनसंघ पीली टोपी पहन के या कम्युनिस्ट लाल टोपी पहन के एक ही सरकार में बैठे हुए थे। ये भी हम उस समय में विधायक था। तो उसी तरह से जब दूध और पानी का मिलन होता है तो दोनों एक दूसरे की माप को भी वजन को भी बढ़ा देता है, लेकिन दूध और नींबू के रस का अगर मिलन होगा तो न माप बढ़ाएगा न वजन बढ़ाएगा। तो जो अगर सीधे सीधे सवाल पूछूं तो ये लिटमस टेस्ट बीजेपी मान रही है पहला या नहीं मानती, या आपके लिए ये एक दूसरा चुनाव है, एक तरह से कोई भी चुनाव है ये? देखिए, हमारे सामने मैं देखता हूं कि ये जैसे बिहार में अब तक चुनाव हुए हैं उसी तरह के चुनाव हैं, लेकिन इस चुनाव में विशेषता यह है कि हम पहली बार एक अलग गठबंधन के साथ चुनाव में जा रहे हैं। अब तक हमारा गठबंधन था, बिल्कुल वो दूसरे ढंग का था, एक हमारा नया गठबंधन है और हमारे सामने जो आ रहे हैं उनका भी नया गठबंधन है। दोनों के सामने नया गठबंधन है, लेकिन फर्क इतना ही है इस गठबंधन में कि परंपरागत तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जनसंघ के स्थापना काल से दो पार्टियां जो अलग अलग विचारधारा से और एक दूसरे के परस्पर विरोधी रही, कांग्रेस और जनसंघ जो आज भाजपा में है, वो दोनों तरफ खड़ी है। बिल्कुल। एक तरफ गठबंधन में कांग्रेस है और एक तरफ के गठबंधन में भाजपा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो भी आज कांग्रेस को छोड़ के बाकी जितने दल हैं उसमें सभी दल हैं जो कभी न कभी भाजपा के सहयोगी थे, भाजपा के समर्थन से बने थे। लालू प्रसाद भी 1990 में भाजपा के ही चिट्ठी आज राजभवन में गवाह है कि भाजपा के समर्थन की चिट्ठी पर ही लालू प्रसाद भी मुख्यमंत्री बने। चलिए इस पर किसी और दिन बहस करेंगे। फिलहाल डॉक्टर मनोज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज झा, ये बताइए कि क्या आपका जो गठबंधन है वो नर्वस नहीं है? जमीन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, ये बिहार में ही सिर्फ इनका अस्तित्व है, इनके लिए सियासी जमीन सिर्फ यही राज्य है, बीजेपी के लिए तो फिर भी देश पड़ा है। जिस वेव पे, मोदी वेव पे आगे जा रही है बीजेपी, हमें मालूम है कि दिल्ली के अलावा बाकी सारे चुनाव जिस तरह से जीतती रही है बीजेपी मोदी के चेहरे पर, अभी भी वही चेहरा सामने है। आप नर्वस तो नहीं है? आरिफा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि नर्वसनेस की कोई बात नहीं है। हुकुमदेव भाई कह रहे थे कि ये मिलन ऐसा है दूध और नींबू का। मैं इन उपमा में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कह दूं कि मोदी जी के आने के बाद से भाजपा में भी एक मेटामॉर्फोसिस हुई है। एक समर्पित अधिनायकवादी भाजपा का आगाज हुआ है और इस आगाज के आलोक में क्या हम अपना अंदाज बदलने को हम स्वतंत्र नहीं है? हमारे सामने दो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, दो विकल्प थे। या तो अपने मतभेदों में महदूद रहते या मतभेदों को दरकिनार करके हम आगे बढ़ते। और हमने हर क्षण हर पल हम पे जो शक सुबह था कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप नेता नहीं चुन पाएंगे, आप गठबंधन नहीं बना पाएंगे, आप सीट की संख्या तय नहीं कर पाएंगे, हमने सब कर दिखाया स्मूथली, बिना किसी मतभेद। और तीसरी चीज मैं कहूं, बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं है, ये चुनाव एक वैकल्पिक आर्थिक दर्शन के पक्ष में खड़े लोगों का भी है। ये चुनाव ये भी है कि असमानता की राजनीति को क्यों ढका जा रहा है, असमानता के व्याकरण को एक खास किस्म के नवउदारवादी विकास के सिर्फ चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। बिहार इन सारे सवालों का जवाब देगा। हुकुमदेव भाई तो पुराने समाजवादी रहे हैं, हम उस समाजवाद की धरती की खोई हुई जमीन को भी वापस लाना जा रहे हैं। ये सिर्फ लालू जी और नीतीश जी की सियासी जमीन का मसला नहीं है, जैसा आरपा जी आपने कहा, ये इस मुल्क की उस सियासी जमीन का मामला है जहां समाजवाद और सेक्युलरिज्म का नाम लेना आजकल एक डरावना सपना हो गया है। हम उस डर को खत्म करना चाहते हैं और हम एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर झा, आपने बहुत बड़ी बात कही है। आप ये कह रहे हैं कि नया आर्थिक दर्शन देने जा रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक मॉडल है वो आप बदल देंगे? क्या इकोनॉमिक मॉडल क्या रहा है? आखिर नीतीश कुमार के चेहरे पर चूंकि चुनाव लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी के रथ पर ही सवार होकर या बीजेपी के साथ सवार होकर अब तक यहाँ पहुंचे, अगर कुछ दिनों की बात छोड़ दें, किस तरह के आर्थिक मॉडल की बात कर रहे हैं आप?
देखिए आरफा जी, मैं एक साफ तौर पे बात कहूं, हमने ग्रीस का संकट देख लिया है। हम सबको सावधान हो जाने की आवश्यकता है कि अगर बाजार निरंकुश हो गया तो निरंकुश बाजार का मानवीय चेहरा हो सकता। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में असमानता की चीजों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी केंद्र की, और मैं ऐसा नहीं कहता हूं भाजपा कर रही है, कांग्रेस ने एक सीमित स्तर पर शुरू किया। कम से कम कांग्रेस एक सिंबॉलिकली एक सेंसिटिविटी रखती थी। भाजपा इस मामले में ब्रेजनली ओपन है, उसको कोई इस तरह की संवेदनशीलता नहीं है। हम इस मामले को पलटना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि समावेशी विकास और मॉल, चौड़ी 6-8 लेन सड़कें एक साथ हो सकती हैं। ऐसा ना हो कि गरीब की जमीन ली जाए और उस पर जो ऊंचे अट्टालिकाएं बने, उससे उसमें गरीब की परछाई तक ना पहुंचे। ऐसा विकास नहीं चाहिए। 125 करोड़ को यह विकास गाथा मंजूर नहीं है। ठीक है। फिलहाल राजीव त्यागी जी बताइए, जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये है कि बिहार की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से आगे बढ़ी नीतीश कुमार के दौर में, खासकर जबकि वो बीजेपी के साथ रहे। 10 से 12% जो है 2004-05 और 2009-10 में, और 13% हुई है 2012-13 में। काफ़ी हद तक जानकारों का ये मानना है कि जो नीतीश कुमार की ताकत रही, जिस तरह से वो एक चेहरा रिफॉर्म का, सुधार का बनाए गए, हालांकि उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बात कह रहे हैं डॉक्टर झा, वो बताए गए। खासकर ये जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं ये उसी बुनियाद पर मिल रहे हैं। और जैसे ही भाजपा का साथ छूटा, नीतीश कुमार पे विश्वास लोगों का कम हुआ, और वो हमने देखा 2014 के लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी के तौर पर या गठबंधन के तौर पर सांप्रदायिकता से लड़ने के अलावा और क्या है आपके पास? देखिए, मैं आरफा जी 2-3 विषयों पे बात नहीं कहना चाहूँगा। पहला तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देता हूँ। नीतीश कुमार जी ने विगत 10 सालों में जब बिहार को चला रहे थे तो पूरे देश में 10 साल पे 2 चीज़ों पे, 2 विषयों पर हमारी बहस केंद्रित रही पूरे 10 साल की राजनीति। एक तो भ्रष्टाचार पे केंद्रित रही, एक विकास पे केंद्रित रही। भ्रष्टाचार के मामले में अगर देखें तो नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे लोगों पे ऐसी कार्रवाई की कि उनकी संपत्ति जब्त करके, आज वहाँ स्कूल चल रहे हैं तो जो भ्रष्ट लोग बाग थे उनकी संपत्ति जब्त करके स्कूल और हॉस्पिटल खोलने का काम किया। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सकारात्मक पहल की, जिसका बिहार के लोगों को गुमान है कि हाँ, ये क्या नाम से चीज़ की गई। दूसरी चीज़ जो विकास की अगर आप बात करेंगे तो बिहार आज बीमारू स्टेट से बाहर है। बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद है विगत 10 सालों में बढ़ने का काम हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम हर गांव में बिजली ले जाने का काम करेंगे, तो बिहार में करीब 85 से 90% गाँव में आज बिजली पहुंचने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चीज है। और 2 लाख किलोमीटर की बारहमासी सड़कें, बारहमासी सड़कों से मतलब मेरा ये है कि स्टेट हाईवे से लेकर के नेशनल हाईवे से लेकर के जो हमारी चक्रोड होती हैं गांव देहात की, वो 2 लाख किलोमीटर सड़कें जो है नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया। तो विकास का जो पैमाना है, वो जो मनोज जी ने एक बात कही, बहुत बढ़िया बात की। मैं भी विचारों से सोशलिस्ट हूं, तो इसलिए बात बिल्कुल आपको स्पष्ट कह दूं कि अट्टालिकाएं बने कोई दिक्कत नहीं, मॉल बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समावेशी विकास से गरीब का विकास भी किया जा सकता है, जो कि विगत 10 सालों में यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने करने का काम किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर 2004 में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय 26,000 रुपए थी, वो बढ़कर 27,000 रुपए होती है। सकल घरेलू उत्पाद अगर 32 लाख करोड़ का था, वो बढ़कर के 125 लाख करोड़ का होता है। तो निश्चित रूप से देश ने तरक्की तो की, उस तरक्की में बिहार का भी एक हिस्सा है और बिहार की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। बिहार की केंद्रीय संसाधनों के प्रति जो निर्भरता थी वो कम हुई है। दूसरा, जो हुक्मदेव नारायण साहब ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे सीनियर हैं, मैं ये उनको मानते हुए बात कहूंगा, प्रजातंत्र में कौन कब किसके साथ बैठेगा ये कोई डिसाइड स्टे नहीं कर सकता। डिसाइड तो होगा, लेकिन जवाब भ्रष्टाचार का अच्छा हुआ आपने जिक्र कर दिया। क्या लालू प्रसाद यादव, चलिए मैं जवाब पूरा कर लूं, इसका जवाब पूरा कर लूं। देखिए 89 में जब कांग्रेस पार्टी हटी केंद्र से, तो 2 विपरीत धाराएं, कम्युनिस्ट और बीजेपी, वीपी सिंह साहब को सपोर्ट कर रही थी। तो ये प्रजातंत्र संसदीय प्रणाली में निश्चित रूप से आपको, अगर आपका एक ही विचारधारा है, देखिए नीतीश बाबू की जो विचारधारा है और लालू जी की विचारधारा है, दोनों ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले। हालांकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो था वो हमारे विरोध में, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नेता बने, दोनों खिलाफ भी लड़े। देखिए राजनीति में कौन कब किसके साथ बैठेगा, कब किसके साथ दोस्ती हो जाए, कब दुश्मनी हो जाए, कोई भी नहीं कह सकता। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, भ्रष्टाचार से लड़ाई का जिक्र किया, क्या लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार
का चेहरा नहीं माने जाते? क्या वो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जाने जाते हैं? जिस जंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार ने इतनी मेहनत की और वापस उन्होंने कहा कि उन्होंने फेंक दिया है, जिस अंधकार के युग से निकाला बिहार को, जनता की याददाश्त इतनी कमजोर कैसे मान रहे हैं आप? देखिए, मैं अपर कास्ट को बिलोंग करता हूं। अगर मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहूंगा, लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद देश में सामाजिक समरसता बढ़ने का काम हुआ। जो लोग बाग पिछड़े थे, जो लोग बाग पिछड़ गए थे, उन लोगों को निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं एज मिलने का काम हुआ। नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैं उसी पे आ रहा हूं। दूसरी बात जो आपने भ्रष्टाचार के विषय में पूछी, ये तो मैंने जवाब जो दिया इसलिए दिया आपको कि निश्चित रूप से दोनों एक ही विचारधारा से निकले हुए, लालू जी भी और नीतीश जी भी। दूसरा जो आप कह रहे हैं, और कांग्रेस की विचारधारा भी है कि सबको तरक्की मिले और हर हाथ शक्ति हो, वो अधिकार हमने विगत 10 सालों में लोगों को दिए थे। लेकिन जो भ्रष्टाचार के विषय में आपने कहा, अकेले लालू यादव जी नहीं हैं, पूरी पार्टी में और भी लोग बाग हैं, और कहीं ना कहीं सब लोग बाग मिलकर के एक नाव को खेने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी अगर आप देखेंगे तो आरजेडी की एक पूरी फौज है बिहार में जो उनके साथ खड़ी हुई है। और प्रजातंत्र में जो चुनाव जीत के आते हैं लोग बाग, उनको निश्चित रूप से आप जनता की कसौटी पर अगर खरा उतारते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? उर्मिलेश जी, बार बार सेक्युलरिज्म का जिक्र हो रहा है और बिहार के मामले में कुछ ज्यादा ही जिक्र हो रहा है कि भाजपा जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है और बाकी पार्टियां जो हैं भाजपा की सांप्रदायिकता से लड़ रही हैं। अभी अभी भागलपुर दंगों का जिक्र हुआ है, अभी अभी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के बाद भी जिन पार्टियों के बारे में इस रिपोर्ट का ने जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि जनता की याददाश्त में जब वोट करने जाएंगे ये बात दिमाग में उनके आएगी कि कौन सी पार्टी शामिल थी भागलपुर दंगों में? देखिए, ये जो आप प्रश्न कर रही हैं, निश्चित रूप से जो स्थानीय स्तर पर घटनाक्रम होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतीक बन जाते हैं अपने संगठन के या उस राजनीति के जिससे वो जुड़े होते हैं। लेकिन जहाँ तक एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनलिज्म की बात है या एक विचार के स्तर पर, एक दर्शन के स्तर पर जो बात है, तो उसमें जाहिर है ये जो पार्टियां हैं जिनका जिक्र राजीव त्यागी जी कर रहे थे या मनोज झा कर रहे थे, वो आमतौर पे सेकुलर डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन या सेकुलर डेमोक्रेटिक जो कम्बिनेशन की पार्टियां हैं, आमतौर पे ये माना जाता है। और विचार यानी जिनकी नीति में सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी जो है उसने तो कभी मैं नहीं समझता कि 1885 से लेकर आज तक कभी उसने हिंदू राष्ट्र या सांप्रदायिकता या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कभी बात की हो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 1984 में दिल्ली में क्या हुआ था और किस तरह के लोग उसमें शामिल थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल कांग्रेस पार्टी के ही लोग शामिल थे, लेकिन और भी दलों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और दंगों का भारत में जो कमीशंस बने हैं, जो इंक्वायरी जो जांचें हुई हैं, वो बहुत दिलचस्प हैं। उन पर एक अलग रिसर्च की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में जो मामला है, आज की जो चुनावी राजनीति है, उसमें एक बिहार शरीफ का मामला हो या भागलपुर का मामला हो या पटना के किसी इलाके का मामला हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। इम्पोर्टेंट यह है कि दो बिल्कुल दलबंदियां साथ सामने हैं। एक वो है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो गठबंधन जिसको नरेंद्र मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा जिसको लालू और नीतीश रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों आमने सामने हैं। जहाँ तक विचारों का प्रश्न है, मनोज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये देखें नीतीश कुमार जी का कार्यकाल पूरा, तो उसमें न्यू लिबरल इकॉनमी जिसको कहते हैं, दरअसल वही मॉडल था उसका। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनाव में अगर आप कम्युनलिज्म पर ही केवल आप केंद्रित नहीं हैं, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी केंद्रित हैं, अब सोशल डेवलपमेंट का नया फार्मूला, नया मॉडल आप खड़ा करना चाहते हैं, एग्रेरियन जो अनरेस्ट है या एग्रेरियन जो स्टेग्नेशन है, कृषि जो गतिरोध बिहार में है, जो बेरोजगारी है खासकर ग्रामीण इलाकों में, उसको अगर खत्म करना चाहते हैं तो आपको एक नया मॉडल जरूर लेना पड़ेगा। और अगर मनोज झा कह रहे हैं तो मैं उनकी बात में यकीन करता हूं, लेकिन जिस तरह से देश की राजनीति आगे बढ़ चुकी है और जिस इकोनॉमिक मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है भी या नहीं, जिस दर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है कि देखिए, ये एक देखने की बात है कि कई राज्यों में, इसीलिए जीएसटी को लेकर जब इतना विवाद हो रहा है और कई टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में कहा जाता है कि जीएसटी पर तो राष्ट्रीय सहमति है, तो मेरा ये सवाल होता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी राज्य में ऐसी सरकार आ गई जिसने माना कि नमक सस्ता होना चाहिए, आलू सस्ता होना चाहिए, या ऐसी चीजें, जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होनी चाहिए और बड़ी कारें बहुत महंगी होनी चाहिए, और बड़े जो मकान हैं, विशाल विशाल मकान
बनते हैं, मॉल्स बनती हैं, उनके कामकाज वाले जो चीज़ें हैं वो महंगी होनी चाहिए। तो फिर जीएसटी का क्या होगा? क्योंकि जीएसटी बहुत सारे मामलों में जो गरीब है और जो अमीर है दोनों के उपयोग की सामग्री का जो मूल्य निर्धारण करता है वो बहुत गैर बराबरीपूर्ण है। मैं एक बार फिर तो ये एक पहलू है। मैं फिर से एक बार सांप्रदायिकता के मुद्दे पे जाऊंगी और मनोज कुमार झा से ही पूछूंगी। मनोज जी, ये बताइए कि चूंकि बार बार बिहार के बारे में शायद सबसे ज्यादा इसी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि जब आप खासकर मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन का जिक्र करते हैं तो क्या वो भी एक तरह का पोलराइजेशन नहीं है? आरफा जी, मतलब मैं आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैं क्या कहूं, क्या उठा के बोलूं, कुछ उठाने को है नहीं पास में। हम कहीं से मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, चाहे मुसलमान हो, अत्यंत पिछड़ी जाति हो, उनको ये एहसास न होना चाहिए कि इस मुल्क की संस्थाओं में मेरा भरोसा उठ रहा है। इस बीच में कई घटनाएं हुई हैं, आप सब गवाह हैं। उन घटनाओं के माध्यम से खास करके जो कमजोर वर्ग है उनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार हमने चुनी पिछली मई में वो हमारी नहीं रही। जानती हैं, सरकारों पे भरोसा खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, संस्थाओं पे लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। इसलिए बिहार के चुनाव में हम सिर्फ सेक्युलरिज्म को नहीं कह रहे, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि वो तो हमारे डीएनए में है। हालांकि डीएनए बड़ा आजकल बहुत ही मिसयूज टर्म है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर है, सोशल डेवलपमेंट को लेकर के है, और उसमें सेक्युलरिज्म उसके सबटेरेनियन फीचर में है, जो अंदर है, अंतर्निहित तत्व है। हम भाजपा को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपने मई 14 का चुनाव जीता कुछ वादे करके, आपने उन वादे और दावे को भुला दिया। कम से कम बिहार बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से सारे परिवर्तन जो विश्व में हुए उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। मैं समझता हूं शायद प्रधानमंत्री जी, उनके दल में बाकी लोग नहीं, लेकिन वो जरूर चिंतित हैं, क्योंकि जो चर्निंग हो रही है बिहार में वो हमारे पक्ष में जा रही है। नहीं, मुझे लगता है मनोज जो कह रहे हैं, हमारे पास एक दर्शन है जो नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव है। मनोज जो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी का मैंने जो देखा है कि वो अमर्त्य सेन के से काफी उनको लगाव है, काफी उनको श्रद्धा करते हैं। अमर्त्य सेन का जो मॉडल है, खासकर हमारे जैसे प्रदेशों, ये जो हिंदी बेल्ट है इसको लेकर या तमाम राज्यों को लेकर कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर वो जोर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट बढ़ना चाहिए और इसको प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो कॉर्पोरेट फोर्सेज हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं सरकार को, तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले यह भी दरकार होगी इन दलों से जो महागठबंधन, सेकुलर महागठबंधन के अपने को पैरोकार मानते हैं, कि भाई आप जो मैनिफेस्टो लाइए, जनता के समक्ष जो वायदे आप कीजिए, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य का मामला कि मानव विकास सूचकांक जो है उसमें बिहार को कैसे उठाना है, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, आपके पास क्या मॉडल है? जल्दी से बात करिए, फिर मैं जाऊंगी। छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हुई। अगर 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे जो कांग्रेस के टाइम पर रही थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3 लाख करोड़ रुपए हमने प्रावधान किया था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। शिक्षा का अधिकार से लेकर के राइट टू फूड से लेकर सब चीज करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि अब इन सभी मदों पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, जो हमारे बेसिक्स हैं कायदे में, आज देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ देश है। ऐसे देश में निश्चित रूप से हम लोगों को अपनी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका बजट कम कर रही है, केंद्रीय बजट, तो ये चिंता का विषय। हुकुमदेव जी, बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशंस की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, पुराने वक्त की जो ग्लोरी है उसे वापस लाने की बात करती है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी पे कितना उनकी निर्भरता है। देखिए आपके 3 लाख कार्यकर्ता, 243 जीपीएस फिटेड जो रथ हैं उनके जरिए काम हो रहा है, जो कि बोलेरो जो कार है उनको मॉडिफाई करके बनाया गया है, और इरादा ये है फिलहाल, और इसके जरिए जो परिवर्तन का जो मैसेज मोदी जी ले जाना चाहते हैं वो पहुंचाया जाएगा। और इरादा फिलहाल ये है कि करीब 1.5 लाख सभाएं की जाएंगी, और जो सभाएं हैं इसके अलावा अब तक 38,891 सभाएं की जा चुकी हैं। चलिए, ये तो रही आंकड़ों की बात। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या आप ये मानते हैं कि अब तक लैंड एक्विजिशन बिल पर बिहार जो समाज है, ज़्यादातर हम जानते हैं कृषि प्रधान है, ज़्यादातर लोगों का कारोबार यही है, क्या आपको लगता है कि लैंड एक्विजिशन पर जो मोदी सरकार की इमेज बनी है बिहार में आपको नुकसान देगी? एक छोटी सी बात टिप्पणी करना, छोटी सी बात बस सिर्फ, आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। जब राजीव गांधी टेक्नोलॉजी लेके आए देश में और कंप्यूटर लेके आए, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निश्चित रूप से पार्लियामेंट में विरोध किया। आज उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकुमदेव जी, देखिए, एक है तात्कालीन दृष्टि, एक है अल्पकालीन, एक है दीर्घकालीन।
जो तात्कालीन समस्या है उसके निदान के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसके आधार पर दीर्घकालीन समस्याओं को मूल्यांकन कर लेना हमारी पूर्ण बुद्धिमत्ता नहीं होगी। अभी हमारे सामने जो प्रश्न आपने उठाया है, मैं केवल 2-3 बात, बुनियादी बात के वो तरफ ध्यान दिलाते हुए छोटे से शब्दों में कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोग सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, मेरा उनसे प्रश्न है कि जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के साथ मिलकर सरकार में शामिल थे, क्या उस दिन आपको ये सद्बुद्धि नहीं थी? सवाल तो पूछा जाएगा। आपकी ये दृष्टि नहीं थी? और अगर आपकी उस दिन दृष्टि खराब थी तो आज कैसे आपकी दृष्टि दुरुस्त हो गई? वो कहते हैं उन्हें एक व्यक्ति से समस्या है। नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ साथ राह की बात है। भारतीय जनसंघ जो था वो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का कई रूप में परिमार्जित रूप है, लेकिन जिस समय जनसंघ था उस समय से जिनके जो इनके साथ जुड़े हुए थे, गठबंधन में बैठे, उनके साथ मेरे गुरु कर्पूरी ठाकुर थे, समाजवादी नेता थे, वो भी 1967 में उसी गठबंधन में उप मुख्यमंत्री थे जिसमें जनसंघ भी शामिल था। और कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी उसी मंत्रिमंडल में शामिल थे, मैं विधायक था वहाँ। निर्दीप सिन्हा मंत्री थे। निर्दीप सिन्हा और चंद्रशेखर सिंह मंत्री थे। फिर उसके आगे निकल के आइए, जब कांग्रेस का संगठन कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बना, तो कांग्रेस ओ का गठबंधन भारतीय जनसंघ और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी वाले जितने थे उनके साथ गठबंधन था। दरभंगा में जब ललित नारायण मिश्र जी का उपचुनाव हुआ था रामसेवक यादव जी के पक्ष में, ये सब मिलकर काम करने गए थे एक गठबंधन में, तब भी वो साथ में थे। चलिए आज पे आ जाते हैं। आज के युग में आइए, आज के युग में आइए। मैंने कहा कि लालू प्रसाद जी को जिस दिन बहुमत में कमी पड़ रही थी उस दिन जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके समर्थन में पत्र दिया और उस पत्र को लेकर के ये मुख्यमंत्री बने। क्या उस दिन इनको उस पत्र लेने में शर्म नहीं आई थी? दूसरे तरफ मैं कहूँगा कि श्री नीतीश कुमार जी वाजपेयी जी के सरकार में रहे, फिर भाजपा के साथ एक बार 7 दिन के मुख्यमंत्री बने, फिर 2 बार मुख्यमंत्री बने। क्या उस दिन उनको ये समझ में बात नहीं आई? मेरा सवाल तो आपसे किसानों पे पूछा था। चलिए सांप्रदायिकता भूल जाइए इस अब आप आगे किसान की बात है। जो लैंड एक्विजिशन बिल है, मैं भी बिहार में 1962 से 60 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। हमारे यहाँ न कोई जमीन लेने जाता है न हमारे यहाँ कोई कारखाना बनाया है आज तक, तो हमें तो मालूम भी नहीं कि भूमि अधिग्रहण किसको कहते हैं और भूमि अधिग्रहण से कौन कारपोरेट को कौन कारपोरेट घराने को लाभ मिलेगा। हम तो उनको निमंत्रित करते हैं, लेकिन जनता सवाल पूछेगी। जनता नहीं सवाल पूछेगी। बस आखिरी बात, देखिए जो अभी कहा गया लालू यादव जी और नीतीश जी के गठबंधन को लेकर के, क्या रामविलास पासवान जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कल तक हमारे साथ थे और उन्होंने एक टेक्निकल टर्म दी थी भारतीय जनता पार्टी को, भारत जलाओ पार्टी, तो क्या अब उनके विचार बदल गए? तो देखिए वर्तमान में राजनीति में डॉक्टर झा आरफा जी एक छोटी टिप्पणी, एक बात बिल्कुल छोटी टिप्पणी। मेरा मानना है कि हुकुमदेव भाई जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है, लेकिन इतिहास के 2 कालखंडों की तुलना आज की समसामयिक राजनीति के संदर्भ में अप्रासंगिक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हुकुमदेव भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के भी चरित्र में क्रमशः पतन हुआ। तब बाबरी मस्जिद नहीं गिरी थी जो कि सन 92 में हुआ, और तब गुजरात के दंगे नहीं हुए थे। हमारी मुश्किल ये है, भाजपा से नहीं है, जब एक व्यक्ति केंद्रित अधिनायकवाद के आगे तमाम दुनिया का आप उम्मीद करें, कोर्निश करें, तो मैं समझता हूं वहां से लालू यादव जी ने खत्म करना होगा। माफ कीजिएगा, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बिहार से बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, सभी मेहमानों का शुक्रिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।